नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सर्वे में कांग्रेस के लिए खुशखबरी, भाजपा की बढ़ सकती है टेंशन, दिग्गजों के छूट रहे पसीने। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि जाति जनगणना पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब केंद्र सरकार के पाले में है गेंद। खबर में आगे जिक्र होगा कि नरम पड़ने के मूड में नहीं विपक्ष, राज्य चुनाव में तय होगी अगली चाल, कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती मौका। खबर में आगे जिक्र होगा कि बंगाल में दुष्कर्म की सजा होगी मौत, विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार ने पेश किया बिल। और आगे आपको बताएंगे कि मणिपुर से फोर्स हटा लीजिए, भाजपा विधायक ने अमित शाह से केंद्रीय बलों को हटाने की कर दी है मांग। क्योंकि है मांग, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा जम्मू कश्मीर का ये सर्वे भाजपा के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है और कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव को लेकर गहमा गहमी जोरों पर है। सितंबर और अक्टूबर में इन दोनों राज्यों में मतदान है और राजनीतिक दलों ने प्रचार भी तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोकपाल की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 51 और 56 सीटें मिल सकती हैं। जी हां दोस्तों, 51 से 56 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। उनका वोट शेयर 42% तक रह सकता है। सर्वे में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इस बार 26 सीटें मिलने का दावा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो यहां 30% वोट शेयर बीजेपी का रह सकता है। सर्वे में पीडीपी को 4 से 8 सीटें और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का दावा है। जबकि वोट शेयर की बात करें तो पीडीपी को 18 से 20% और अन्य को 10 से 13% वोट प्रतिशत मिल सकता है। वहीं लोकपाल ने हरियाणा को लेकर जो सर्वे किया है उसमें कहा गया है कि अभी अगर चुनाव हो तो कांग्रेस को यहां पर 58 से 65 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का वोट शेयर 46 से 48% तक रह सकता है। सर्वे में बीजेपी को मौजूदा समय में चुनाव होने पर 20 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उसका वोट शेयर 35 से 37% रह सकता है। सर्वे में अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि अन्य को वोट शेयर भी 7 से 8% तक रह सकता है। दोस्तों, ये आपको हमने सर्वे के आंकड़े बताए जहां पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा, दोनों ही जगह थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा को रणनीति में बेहद बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति जनगणना पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब केंद्र सरकार के पाले में चली गई गेंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जातिगत जनगणना मामले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला सरकार के दायरे में आता है और नीतिगत मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है और इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रसाद नायडू ने वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर जड़ियावाला और अधिवक्ता श्रवण कुमार कर्णम के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। सोमवार को न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई की है। अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं से कहा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है, ये मुद्दा शासन के दायरे में आता है, ये नीतिगत मामला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरम पड़ने के मूड में नहीं विपक्ष, राज्य चुनाव से तय होगी अगली चाल। जी हां दोस्तों, आम चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति तेजी से बदल गई है। अनुमानों के तहत लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार अकेले दम पर बहुमत पाने के लक्ष्य से दूर रही और एक बार फिर सही अर्थों में गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हो गया। तब से केंद्र सरकार के भीतर एक के बाद एक कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे गठबंधन सरकार की मजबूरी की बात सामने आई। उदाहरण के लिए लेटरल एंट्री पर यू टर्न को ले लीजिए, या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने की बात, या पेंशन का मामला। इसी तरह से बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का खास ख्याल रखा गया है। इन सब घटनाओं पर विपक्ष का यही कहना था कि ये बीजेपी को बहुमत से कम 240 लोकसभा सीटें मिलने का असर है। वहीं बीजेपी इसे रणनीति और सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री मोदी की नीति बता रही है। जानकारों के अनुसार गठबंधन सरकार की स्वाभाविक मजबूरी होती है, लेकिन अभी तुरंत किसी राय को अंतिम मान लेना जल्दबाजी है। आम चुनाव परिणाम से उत्साहित विपक्ष केंद्र सरकार और बीजेपी पर दबाव बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। संसद से लेकर इसके बाहर तक कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी दलों में नई ऊर्जा दिखी। नीट का मुद्दा हो या जाति जनगणना, विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहा। इसमें बहुत हद तक उसे परोक्ष रूप से बीजेपी के सहयोगी दलों का भी साथ मिल गया।
किया। मसलन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने की मांग एनडीए के घटक दल टीडीपी ने की और इसी तरह से लेटरल एंट्री को लेकर विरोध के स्वर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की ओर से उठे हैं। विपक्ष से जुड़े एक नेता का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार बीजेपी दबाव में दिख रही है। ऐसे में अगर अब उन्होंने दबाव कम किया तो बीजेपी फिर वापसी कर सकती है। जाहिर है विपक्ष हमलावर बना रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में दुष्कर्म की सजा होगी मौत, विधानसभा में ममता सरकार ने पेश किया बिल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा पर एक बिल पेश किया। इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। टीएमसी सरकार ने विधानसभा में अपराजित महिला एवं बाल विधेयक पेश किया है और इस बिल के तहत बलात्कार पीड़ित की मौत होने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। मौजूदा कानूनों में बदलाव के बाद इस बिल को पेश किया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो दुष्कर्म को लेकर कानून बनाएगी और इसे लेकर उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी ऐलान किया था। ममता ने कहा था कि वो भी चाहती है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। बीजेपी ने विधानसभा में पेश हुए इस बिल को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश हुए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल की 3 प्रमुख बातें हैं जो दुष्कर्म के दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर से फोर्स हटा लीजिए, भाजपा विधायक ने अमित शाह से केंद्रीय बलों को हटाने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य से केंद्रीय बलों को हटाने और राज्य के सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति देने का अनुरोध किया। राजकुमार इमो गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण शांति नहीं हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने पत्र में लिखा कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी से शांति नहीं मिल रही है, इसलिए ऐसी ताकतों को हटाना बेहतर है जो ज़्यादातर मूक दर्शक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग की कमी के कारण असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को वापस लेने की हालिया कार्रवाई को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को हटाने की कार्रवाई से प्रसन्न हैं जो राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। केंद्रीय बलों की उपस्थिति हिंसा को नहीं रोक सकती है, तो उन्हें हटाना और राज्य बलों को कार्यभार संभालने और शांति लाने की अनुमति देना बेहतर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अजीत पवार गुट ने महायुति में बढ़ाई टेंशन, बीजेपी से मांगी 60 से ज्यादा सीटें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव इस साल अंत तक होने जाना है। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसके चलते सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन चुनाव की पृष्ठभूमि में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 60 से ज्यादा सीटों की मांग की है। एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से बताया गया है कि उनकी पार्टी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने का मतदार रखती है। पूरे मसले पर हाल ही में अजीत पवार गुट की आंतरिक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल के आवास पर अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद यह अजीत पवार गुट की आंतरिक बैठक थी। इस बैठक में अजीत पवार गुट के नेताओं ने 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजीत पवार को 60 से 65 सीटें मिलने पर महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर असंतोष है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। क्या बीजेपी आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं? संघ ने पहली बार कबूली टेंशन की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के समय से ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है और अब खुद आरएसएस इसकी पुष्टि करते हुए नजर आया है। संघ ने सोमवार को माना कि बीजेपी और उसके बीच कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसने उन्हें पारिवारिक मामला बताया। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि विवाद की जो भी वजह हैं उन्हें बैठकर सुलझा लिया जाएगा। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर से बीजेपी और संघ के बीच समन्वय की कमी के बारे में पूछा गया और इस पर उन्होंने कहा कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये एक लंबी यात्रा है। लंबी यात्रा में कार्यात्मक मामले सामने आते हैं। हमारे पास उन कार्यात्मक मुद्दों को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म है। हमारी औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकातें चलती रहती हैं। आप 100 साल का इतिहास देख लीजिए और यही इन सभी सवालों का जवाब है। सुनील अंबेकर केरल के पलक्कड़ में 3 दिनों तक चले अखिल भारतीय समन्वय बैठक के आखिरी दिन मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अंबेकर ने इस बात का भी संकेत दिया कि बैठक में समन्वय के मुद्दों और हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद आरएसएस कैडर के उत्साह में हुई कमी को लेकर भी चर्चा की गई।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा इनकी कथनी और करनी में है फर्क। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने साफ मना कर दिया है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, सदन में मना कर दिया है और इनकी कथनी और करनी में फर्क है। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लालू यादव की ताकत है कि आज जाति जनगणना हो या आरक्षण, कोई भी खुलकर नहीं कह सकता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके मन में एक छिपा हुआ मकसद है कि ये नहीं चाहते कि ये हो। भाजपा सरकार ने साफ मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, सदन में मना कर दिया है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अजय राय ने बीजेपी की सदस्यता अभियान को बता दिया प्रोपेगेंडा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक बार फिर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू किया है। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बीजेपी की सदस्यता लेकर इस अभियान को आगे की गति देंगे, जिस पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सदस्यता अभियान चला रही है वो पूरी तरह से बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और जब एक बार कोई पार्टी का सदस्य बन जाता है, बार बार उसकी सदस्यता थोड़ी ली जाती है। ये सिर्फ इनके जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। अब मैं एक बार कांग्रेस पार्टी की सदस्य बन गया या मैं सदस्य हूं तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है। अजय राय ने कहा कि ये केवल जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। काम करना है और विकास करना है। बनारस को आपने टोटो का शहर बना दिया, ये पूरी तरह से भ्रमित करने की कोशिश है। दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यता अभियान को तेजी देते हुए कहा कि पहले भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक पैर रेल में और एक पैर जेल में रहा करता था। बहुत मेहनत और उस समय के सत्ता के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने झेल करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर कल्चर पर दिशा निर्देश जारी, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की अपील। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घरों या संपत्तियों पर बढ़ते बुलडोजर एक्शन की प्रवृत्ति की आलोचना की है। अदालत ने इसे बुलडोजर न्याय का मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द दिशा निर्देश जारी करने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो सकता है गठबंधन, राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से मांगी राय। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन चाहते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने यहां पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार अपने बयानों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद और हरियाणा की बड़ी नेता कुमारी सैलजा ने हाल ही में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी राज्य में काफ़ी मजबूत है और चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ है। वहीं जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुद मैदान संभाल रखा है और अब कांग्रेस को डर है कि कहीं भाजपा विरोधी वोट ना बट जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अक्सर हवाई सफर करने वाले मणिपुर की यात्रा कब करेंगे, कांग्रेस का पीएम मोदी पर कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनई और सिंगापुर की यात्रा पर तंज कसा। सबसे पुरानी पार्टी ने पूछा कि हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर यानी अक्सर हवाई यात्रा करने वाले मणिपुर जैसे अशांत राज्य की मानवीय यात्रा कब करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी मौजूदा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर 3-4 सितंबर को ब्रुनई का दौरा कर रहे हैं। मोदी की ब्रुनई यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा
यात्रा होगी और इसके बाद वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर जाएंगे। ये यात्रा 4-5 सितंबर के बीच निर्धारित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना लौटते ही एक्शन में लालू यादव, बुलाई बड़ी बैठक, सभी MP MLA और MLC को बुलाया, तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। जहाँ दोस्तों सिंगापुर से इलाज कराने के बाद RJD सुप्रीमो लालू यादव पटना लौट गए हैं। दरअसल लालू यादव सोमवार को सिंगापुर से दिल्ली लौटे और उसके बाद शाम में पटना आ गए हैं। पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। RJD सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में RJD के चारों सांसद, सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को उपस्थित होने को कहा गया है। बैठक में तेजस्वी यादव की आभार यात्रा के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव और पार्टी के लगभग सभी कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी। अजय राय बोले सभी 10 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगा, भाजपा की हवा निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया अलायंस से 5 सीटों की मांग की है और यहां पर सभी 10 सीटों पर इंडिया की जीत होने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी से मिले CM हेमंत सोरेन, झारखंड चुनाव से पहले कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री JMM चीफ हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। CM हेमंत सोरेन ने बताया है कि ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि हम लोग आगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार चलाएंगे। बता दें कि झारखंड CM हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई है। इस बैठक में तीनों के बीच लंबी चर्चा की गई। हालांकि JMM प्रमुख ने बताया है कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई। अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि जल्द ही राज्य में सिपाही भर्ती परीक्षा कराई जाएगी और युवाओं के लिए नौकरी के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। हेमंत सोरेन मंगलवार 3 सितंबर को दिल्ली में नए झारखंड भवन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर फराव और सत्यानंद भोक्ता सहित कई अधिकारी मौजूद होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए राहुल गांधी तैयार, रैलियों के साथ शुरू करेंगे कांग्रेस का प्रचार अभियान। जी दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को रामबन और अनंतनाग जिलों में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण में कांग्रेस की ओर से किस्मत आजमा रहे उम्मीदवार के प्रचार अभियान के तहत इन रैलियों का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस की ओर से प्रचार अभियान में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 40 स्टार प्रचारक भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के 90 सदस्यों का चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान के जरिए होगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने यहां पर कहा कि राहुल गांधी जी कल से पार्टी का प्रचार शुरू करेंगे। वो कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में बुधवार को रामबन और अनंतनाग जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली से जम्मू पहुंचेंगे और फिर विमान से रामबन जिले के गूल इलाके में पहुंचेंगे, जहां शाम को वो रैली को संबोधित करेंगे। वो बनिहाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकास रसूलवानी के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद वो विमान से अनंतनाग जिले के दुरू जाएंगे, जहां वो कांग्रेस महासचिव और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद मीर के समर्थन में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। वो शाम को श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान भरेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से तैयार हैं। रैलियों के साथ अब प्रचार अभियान जम्मू कश्मीर के लिए शुरू करेंगे राहुल गांधी। साथ ही साथ हरियाणा के भी जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए एक तरफ उत्साहजनक हैं, तो भाजपा के लिए नई रणनीति बनाकर एक पुख्ता रणनीति बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।